नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक है हमारा ऊर्जा क्षेत्र। ऊर्जा क्षेत्र से अगर हम बात करें तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको प्री और मेंस में सभी वर्ष आप देखेंगे आपको बनता हुआ मिल रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बात करें तो यूपीएससी में तो मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा ऊर्जा क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो बात आएगी सबसे पहले सर इनका वर्गीकरण बताइए। वर्गीकरण के आधार पर अगर हम इनको देखेंगे तो हम इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा गैर नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका कोयला, एग्जाम्पल आ जाएगा पेट्रोलियम, एग्जाम्पल आ जाएगा गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस इसका एग्जाम्पल। ये सभी एग्जाम्पल इसकी कैटेगरी में आ जाए। नाभिकीय ऊर्जा को भी हम इसमें रख सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा भी इसका एग्जाम्पल बने। जबकि दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा बनेगा होगा नवीकरणीय। नवीकरणीय में अगर हम बात करेंगे तो सबसे सटीक एग्जाम्पल होगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनकी हम बात करेंगे ये इसके अंतर्गत आएगा। बायोमास शक्ति इसका एग्जाम्पल बन सकता है, बायोमास शक्ति इसका एग्जाम्पल बनेगा। ये सभी के सभी नवीनीकरण के अंतर्गत आ सकते हैं, जिसमें ज्वारीय ऊर्जा भी मुख्य तौर। अच्छा बात करी जाए लक्ष्य की, बात करते हैं कि लक्ष्य क्या निर्धारित करा है भारत सरकार। तो भारत सरकार का लक्ष्य यह है कि 2070 तक, कब तक बेटा 2070 तक यह रखा गया है कि नेट जीरो उत्सर्जन, नेट जीरो उत्सर्जन पर फोकस किया। नेट जीरो उत्सर्जन पर जो फोकस किया गया है वो इसके तहत। अब बात आती है कैसे किया जाएगा नेट जीरो उत्सर्जन पर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ साथ क्लीन कोल तकनीक का प्रयोग किया जाए, क्लीन तकनीक का उपयोग किया जाए, तब इस कंडीशन में आ सकते हैं। तो दूसरा ऊर्जा संरक्षण उपाय जो है, ऊर्जा संरक्षण उपाय ढूंढे जाएं जिसके माध्यम से 2070 तक इसको रहे। अब तकनीकों की अगर हम बात करेंगे तो इन तकनीकों को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें मूल तौर पर हम कह सकते हैं हाई एफिशिएंट लो एशियन की बात, इसको HELE कह सकते हैं, HELE इस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा कार्बन कैप्चर की बात की जाए, उनका उपयोग और उनका भंडारण किया जाए, तो यहां पर कार्बन कैप्चर आ सकता है, जिसको कार्बन कैप्चर का उपयोग करना और उनका भंडारण करना, इसका मूल लक्ष्य रखा। अगर इसको स्थापित करने की बात करें, स्थापित ऊर्जा की क्षमता की बात करें, तो कोयला की अगर हम बात करें तो इसकी क्षमता जो है, इसकी क्षमता अगर आपसे पूछी जाए तो इसकी क्षमता है 2,05,895 और हासिल कुल जो है 48% इसमें हिस्सा आता है। लिग्नाइट की बात करेंगे, लेकिन यहां पर जीवाश्म ईंधन की अगर हम बात करें तो जीवाश्म ईंधन में कोयला, लिग्नाइट, गैस, डीजल और कुल जीवाश्म ईंधन इसके अंतर्गत आता है, जिसमें लिग्नाइट आपका 6,220 1.6%, गैस 24,824 5.29%, डीजल 589 0.1%। कुल जीवाश्म ईंधन जो है वो आपका 2,37,929 है और इसमें इसका हिस्सा कितना है
56.4% आता है। दूसरी अगर हम बात करें नवीनीकरण ऊर्जा की बात करेंगे, जिसमें हाइड्रो पावर आएगा, सौर पवन आएगा, सौर आएगा, बायोमास शक्ति आएगा, लघु हाइड्रोजन पावर आएगा, अवशिष्ट शक्ति आएगी। जिसमें नाभिकीय तौर पर हम देखें तो हाइड्रो पावर सबसे ज्यादा है, तो और उसमें सौर ऊर्जा वर्तमान में सबसे ज्यादा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है 70,097, जिसका योगदान 16% इस समय है। जिसमें अगर कुल की बात करेंगे तो कुल तौर पर नाभिकीय कह सकते हैं कि यह आपका हिस्सा है 7,480, 1.8% इसमें आता है। कुल गैर जीवाश्म ईंधन की बात करेंगे 1,83,973 और 43.16% इसमें आता है। कुल स्थापित क्षमता जीवाश्म ईंधन की बात करेंगे तो ये इस तरह से टोटल 100% जीवाश्म ईंधन का प्राथमिक स्रोत के तौर पर अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता का नवीनीकरण ऊर्जा का योगदान जो है वो 40% से अधिक है। भारत में कॉप सम्मेलन 2026 में भारत की जलवायु कार्यवाही निम्नलिखित पंचमंत्र में किए गए थे, 5 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला लक्ष्य 2030 50 गीगा जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना, 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नाविकीकरण ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना, अब से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करना। तो किसी अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता की कमी वर्ष 2030 तक तथा 2005 के स्तर से 43% अधिक हो जाएगी और 2070 तक का लक्ष्य रखा गया है नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित कर। बात कर रहे हैं हम जहां पर नवीनीकरण ऊर्जा की अगर हम बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो नवीकरणीय ऊर्जा की अगर हम बात करेंगे तो उसमें मैंने बात करी, सबसे पहले हम बात करेंगे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को लक्ष्य के तौर पर देखा जाए, इसमें सबसे पहले सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा को ये देखा जाए तो यहां पर सौर ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए। तो सौर ऊर्जा को सेलों के द्वारा सीधे देखा जाए तो विद्युत ऊर्जा में क्या करा जाता है, परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर सौर सेल कहा जाता है। हम यहां कह सकते हैं कि ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा को सौर ऊर्जा को सीधे तौर पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है सेलों के माध्यम से। सेलों के माध्यम से ऐसा किया जाए। यहां पर अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा को 2 तरीकों से अन्य रूपों में भी परिवर्तित किया जाता है, जिसमें एक होती है फोटोवोल्टिक विधि। फोटोवोल्टिक विधि की अगर हम बात करेंगे, पहली होती है फोटोवोल्टिक विधि। 2 तरीके से फोटोवोल्टिक विधि सेल का उपयोग करके सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित किया जाता है। सेल से सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है इसके अंतर्गत। जबकि दूसरी अगर हम बात करेंगे तो दूसरी है तापीय विधि। दूसरी विधि है वो कौन सी है बेटा, तापीय विधि। तापीय तापीय विधि क्या होता है, कुकर, हीटर आदि जैसे सौर तापीय उपकरणों का उपयोग करके ऊष्मा के रूप में सौर विकिरण, यांत्रिक विद्युत, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया। इसमें हम ये कह सकते हैं कि कुकर हो सकता है, हीटर हो सकता है, कुकर आ जाएगा, आपका हीटर आ जाएगा आदि। जैसे खुले तौर पर हम जिनमें क्या रखेंगे, सौर तापीय,
सौर तापीय इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो अब तारी उपकरणों का प्रयोग करना, उपकरणों का उपयोग इसमें आएगा। उनके द्वारा उपयोग करके क्या करा जाए, उपयोग करके ऊष्मा के रूप में इसको क्या किया जाए, स्टोर किया जाए, सौर विकिरण के रूप में, सौर विकिरण के रूप में। तो क्या करा जाए, स्टोर किया जाए। यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक ऊर्जा में इनको यहां पर परिवर्तित किया जाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, वो आता ही आपकी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा की अगर हम बात करेंगे तो अप्रैल 2023 तक, अप्रैल 2023 तक की अगर हम बात करेंगे, तो वहां तक अगर हम बात करेंगे तो 42.8 गीगा बिजली का उत्पादन यहां पर किया गया। के साथ ही भारत स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद विश्व में चौथे स्थान। विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व में भारत का 4th स्थान है। किसके बाद, तो आप ये कहेंगे चीन, अमेरिका, जर्मनी। चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद भारत का चौथा स्थान। प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें, राज्यों की अगर देखें कौन कौन से राज्यों में पवन ऊर्जा हो, तो समुद्र तटीय राज्यों के तौर पर हम उनको दे सकते हैं। इसमें राजस्थान आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। भाई आप तमिलनाडु को रह सकते हैं, तमिलनाडु आ जाएगा, और आपका महाराष्ट्र इसके अंतर्गत आ जाएगा। ये सभी के सभी इसके अंतर्गत मूल्य तौर पर आते हैं। बात आती है कि मूल्य तौर पर अगर देखेंगे तो यहां पर मूल्य तौर पर भूतापीय ऊर्जा की बात की जाए। भूतापीय ऊर्जा को अगर आप देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा में अगर हम देखेंगे तो मूल तौर पर हम ये कहेंगे भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की उपसतह की अगर हम बात करें, उपसतह के अगर हम देखेंगे तो उपसतह के भीतर उत्पन्न ऊष्मा है, या भाप भूतापीय ऊर्जा को पृथ्वी की सतह तक ले जाती है। भारत में 7 भूतापीय प्रांत हैं, जिसमें हिमालय, सहारा घाटी, खंबात बेसिन, सोन, नर्मदा, ताप्ती, डीनीमेट बेल्ट आती है, पश्चिमी तट आता है, गोदावरी बेसिन आता है, और महानदी बेसिन आता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एनएमआर के अनुसार यह सुझाव दिया गया कि 10 गीगावाट भूतापीय ऊर्जा क्षमता की जा सकती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लद्दाख में स्थित है, और सुदृढ़ घाटी पुंगाणा में भूतापीय ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने में एक परियोजना में भाग मूल तौर पर दे सकती है। जो देखा जाए तो हम NWS हिमालय की बात करेंगे तो यहाँ पर गोंडवाना लैंड का हिस्सा यहाँ पर आ जाता है, पश्चिमी घाट आपका आ जाएगा, सोना नर्मदा घाटी का क्षेत्र आ जाएगा, और भूतापीय क्षेत्र जो रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा मुद्दा अगर देखने वाला है तो दूसरा वैश्विक तापीय गठबंधन की बात। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 2015 में कॉपिक सम्मेलन 2021 में लॉन्च किया गया, और GGA एक समावेशी और तटस्थ बहुताय मंच है जो सार्वजनिक, निजी, अंतराल, सरकारी और गैर सरकारी कर्ताओं को एक साथ लाता है, जो विद्युत उत्पादन अन्य अनुप्रयोग के लिए भूतापीय ऊर्जा की तैनाती में ली जाने वाली एक आम दृष्टिकोण साझा करता है। सदस्य देशों में स्थापित उभरते भूतापीय बाजारों, भूतापीय संसाधन समृद्ध देशों के साथ अन्य देशों को इस गठबंधन में शामिल किया गया। भारत इसका एक सदस्य है GGA का। तो यहां पूछा जाए भारत क्या वैश्विक भूतापीय गठबंधन का सदस्य है, तो आप कहेंगे जी हां बिल्कुल भारत इसका सदस्य है। दूसरी बात आती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। अगर हम बात करेंगे तो यह सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की बढ़ती तैनाती के लिए एक कार्य उन्मुख
सदस्य संचालित सहयोगी मंत्र है और भारत और फ्रांस के द्वारा एक साथ मिलकर कॉप 21 पेरिस सम्मेलन के तहत 2015 में इसको लॉन्च किया। इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के तौर पर किया गया। पात्रता के तौर पर संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों आईएसए में शामिल होने वाले पात्र को इस पर रखा गया। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। इसका मूल उद्देश्य यह था कि आईएसए लागत प्रभावी और परिवर्तनशील सौर ऊर्जा संसाधन विकसित तैनात करना चाहता है और 2030 तक वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की तैनाती सुविधा प्रदान करना चाहता। अपनी ट्रूवर्स 1000 स्ट्रेटजी द्वारा निर्देशित इसका लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा समावेशन को $1000 बिलियन निवेश करना इसका लक्ष्य रखा। स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों के का उपयोग 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंचाना प्रदान किया गया और 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित कर प्रति वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड के 1000 मिलियन टन वैश्विक सौर ऊर्जा को कम करना इसका मूल लक्ष्य रखा गया। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो बात आती है पीएम कुसुम योजना की। बात करें तो कुसुम पूर्ण रूप से किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्पादन महाअभियान है। ये योजना मांग संचालित है और देश के सभी किसानों के लिए कार्यान्वयन के लिए खुली है। इसका मूल उद्देश्य सौर ऊर्जा क्षमताओं के दोहन के माध्यम से किसानों को वित्तीय जल सुरक्षा प्रदान करना है। 31 मार्च 2026 तक 30.8 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का 3 घटक इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनी पर लाने पर ग्रिड से जुड़े और नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करना इसका मूल लक्ष्य रखा गया। स्टैंड और सौर ऊर्जा चलित कृषि पंपों की स्थापना करना और किसानों को ग्रिड आपूर्ति स्वतंत्रता बनाने के लिए ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों प्रायोगिकरण और उनके उत्पादित अधिवेशी सौर ऊर्जा को बचने में सक्षम बनाना इसका मूल लक्ष्य रखा। राष्ट्रीय अपतटीय भवन ऊर्जा नीति की बात करें तो 7600 किलोमीटर की भारतीय तट रेखा के साथ भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे ईईजेड के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है अपतटीय भवन ऊर्जा विकसित करने के उद्देश्य से अक्टूबर 2015 में अधिसूचित इसके अंतर्गत किया गया। अब बात करते हैं फ्लोटिंग सोलर पैनल की। अगर हम बात करें ये फोटोवोल्टिक पैनल मॉड्यूल है जो प्लेटफॉर्म पर लगे होते हैं जो जलाशयों झीलों और यहाँ स्थित समुद्रीय महासागर जैसे होते हैं और ये तैनात रहते हैं। ये बात करें ये प्लेटफॉर्म आमतौर पर तालाबों झीलों जलाशय जैसे शांत जल निकायों पर बाध्य होते हैं और ये प्रतिष्ठानों पर निर्माण अपेक्षाकृत तेजी से होते हैं और चुपचाप चलते हैं और इनके लिए भूमि समस्त करने के लिए वनस्पति हटाने की आवश्यकता नहीं होती। भारत की सबसे बड़ी 1000 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना एनटीपीसी रामागुंडम, ये इंपॉर्टेंट है, रामागुंडम तमिलनाडु में इस समय चलाई जा रही। बात आती है कि मूल मुद्दा जो है वो है आपका राष्ट्रीय सौर पवन हाइब्रिड नीति की। अगर हम बात, इसका उद्देश्य पवन सौर संसाधनों ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर भूमि के सिस्टम और कुशल उपयोग के बड़े ग्रिड कनेक्ट और सौर पवन पीवी हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देने के रूपरेखा प्रदान करता है। सौर पवन पीवी हाइब्रिड सिस्टम नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशील को कम करने और बेहतर ग्रिड स्थिति प्रदान करने में मूलतः मदद करेगा। ग्रिड कनेक्टिविटी रूफटॉप सोलर स्कीम की अगर हम बात करें तो 40 गीगावाट स्पॉट सौर ऊर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय 8 मार्च 2019 को लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है कब लॉन्च किया। ग्रिड कनेक्टिविटी टॉप और छोटे सौर फोटोवोल्टिक एसपीवी सिस्टम है जहां एसपीवी पैनल से उत्पन्न डीसी जो होती है उसको विद्युत को पावर कनेक्टिविटी यूनिट का उपयोग करके एसी विद्युत में परिवर्तित किया जाता है और ग्रिड को भेज दिया जाता है और राज्य में वितरित कंपनियों के द्वारा इसको लागू किया जाता है। इस योजना के तहत मंत्रालय पहले 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी और 3 किलोवाट से अधिक पर 10% तक की सब्सिडी पैनल क्षमता 20% सब्सिडी प्रदान कर रहा है। दोस्तों बात आती है कि मूल तौर पर किडवन की अगर हम बात करते हैं कि किडवन क्या है। किडवन को अगर हम देखें तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जाइमेस की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज को एल्कोज में और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो ये इष्ट रासायनिक ऊर्जा को गैस मुक्त करने के लिए उत्पन्न करता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जटिल शर्करा अणुओं के छोटे अणु में विघटित करने की प्रक्रिया को किडवन कहा जाता है। क्योंकि किडवन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुमति में होती है अनुपस्थिति में होती है इसे अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है जिसमें ग्लूकोज
इथेनॉल के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और जो ग्लूकोज जो टूटता है वो आपके इस फॉर्मेट में टूटकर प्रॉपर तरीके से इस रूप में आ जाता है। दोस्तों, बात आती है रासायनिक जैव ईंधन की। रासायनिक जैव ईंधन को अगर हम देखेंगे तो बायो इथेनॉल इसके तहत आता है। बायो इथेनॉल में अगर हम देखेंगे तो यह किण्वन प्रक्रिया का उपयोग करके मक्का गन्ने में प्राप्त किया जाता है और 1 लीटर इथेनॉल में 1 लीटर पेट्रोल के प्रदान की गई ऊर्जा का लगभग कितना होता है, ये 2/3 होता है। जब इसे पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है यह दहन प्रदर्शन में सुधार करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड को उत्सर्जन मूल तौर से कम करता है। दूसरा आता है बायोडीजल। बायोडीजल की अगर हम बात करें तो ये वनस्पति तेल जैसे सोयाबीन तेल या पाम तेल या वनस्पति अपशिष्ट तेल है और पशु बासा से ट्रांसस्टेरिफिकेशन नामक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा यह मूल तौर पर प्राप्त किया जाता है। यह डीजल की तुलना में बहुत कम और बिल्कुल भी हानिकारक गैस प्रदान नहीं करता। यह पारंपरिक डीजल ईंधन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल भविष्य में किया जा सकता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो वो है आपकी बायोगैस। ये पशुओं और मनुष्यों के मल जैसे कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय अपघटक के द्वारा निर्मित होता है और बायोगैस का बड़ा हिस्सा होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि इससे हाइड्रोजन सल्फर, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और साइक्लोलेक्स का भी एक छोटा हिस्सा इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। इसका उपयोग आमतौर पर हीटिंग, विद्युत, सौर, ऑटोमोबाइल के लिए मूल तौर पर किया जा सकता है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर आप देखें तो पशु अपशिष्ट होते हैं, फसल अपशिष्ट हो गया, वे अपशिष्ट जल हो गया, खाद्य अपशिष्ट हो गया, तो ये अवायवीय उपापचय हो गया, बायोगैस हो गया, डाइजेशन हो गया जिसमें ऊष्मा और विद्युत का उत्पादन किया जाता है, बायोमीथेन जिसमें उर्वरक, मृदा संशोधन, पशु विस्तारण के आधार पर ईंधन के तौर पर हम इनको कार में या गैस सिलेंडर के तौर पर हम इनको देख सकते हैं। बात आती है जैव ईंधन के प्रोत्साहन हेतु सरकारी पहल की अगर हम बात, तो यहां पर सरकारी पहल की अगर हम बात करेंगे, सरकारी पहल की अगर हम बात करते हैं कि सरकारी पहल आखिर कौन कौन सी है, तो सरकारी पहल की बात करेंगे तो जैव ईंधन का मूल तौर पर सम्मिश्रण किया जाए। जैव ईंधनों का, जैव ईंधनों का मिश्रण, मिश्रण इसमें आता है। इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना, प्रदूषण को कम करना इसका मूल उद्देश्य है। विदेशी मुद्रा को संरक्षित करना, विदेशी मुद्रा को संरक्षित करना का मूल्य लक्ष्य रखा गया। दूसरा, शर्करा का उपयोग करके मूल्य संवर्धन बढ़ाने के उद्देश्य से कैलोसिन से इथेनॉल का मिश्रण करना इसका मूल उद्देश्य। प्रधानमंत्री जी की बात करें तो योजना 2019 की अगर हम बात करेंगे, 2019 की योजना, इसकी अगर हम बात करेंगे तो वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्थापना के लिए रखा गया। इसमें 2G एथेनॉल क्षेत्र के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, इसमें 2G इथेनॉल क्षेत्र को बढ़ावा देना। बात को अगर हम देखेंगे बात आएगी मुख्य तौर पर उपयोग की अगर हम बात, तो जैव ईंधन का राष्ट्रीय नीति की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम मूल तौर पर देखेंगे तो ये मुख्य विशेषताओं की बात करें तो 2030 की बजाय 2023 तक
पेट्रोल इथेनॉल को 20% और डीजल बायोडीजल को 5% तक सम्मिलित करना इसका मूल्य लक्ष्य रखा। इसमें हम मूल्य तौर पर कह सकते हैं कि मुख्य तौर पर यहाँ पर मध्यवर्ती वी गुड की बात करी जाए, जीवाश्म ईंधन नीति 2018 में अगर हम बात करें तो पहली पीढ़ी से इथेनॉल के कच्चे माल का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इसमें हम मध्यवर्ती बी गुड आए, गन्ने का रस आ सकता है, चीनी युक्त सामग्री, चुकंदर, मीठा चारा आ सकता है, स्टार्च युक्त सामग्री इसमें आ सकता है, जिसमें गेहूं, क्षतिग्रस्त खाद्य की बात करें गेहूं आ जाएगा, टूटा हुआ चावल, खाने के लिए अनुपयुक्त अनाज इसके अंतर्गत आ सकता है, अधिशेष मात्रा में खाद्यान्न को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। दूसरी बात आती है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा कार्यक्रम की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा कार्यक्रम, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा कार्यक्रम, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो वित्त वर्ष 2021-22 से, वित्त वर्ष 2021-22 से इसको मूल्य तौर पर देखें तो 2025-26, 2025-26 की अवधि के लिए नवीन और नवीनीकरण मंत्रालय के द्वारा, नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा 2022 में अधिसूचित किया गया, 2022 में क्या चलाया गया, इसे लागू किया। इसके बारे में पर्यावरण ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए देश के उपलब्ध किसान विशाल अवशिष्ट इसमें शामिल किए गए। इसमें 3 योजनाएं शामिल की गई। वेस्ट टू एनर्जी कार्यक्रम, इसमें 3 योजनाएं, 3 योजनाएं शामिल की गई, जिसमें पहली की अगर हम बात करेंगे तो पहली योजना है बेस्ट टू एनर्जी कार्यक्रम, बेस्ट टू एनर्जी कार्यक्रम। शहरी औद्योगिक और कृषि अवशिष्ट, पूरी तौर पर समझना, कौन सी, शहरी औद्योगिक, शहरी औद्योगिकी क्या, कृषि अवशिष्ट, कृषि अवशिष्ट अवशेषों से बायोगैस, बायो सीएनजी, बिजली के लिए वेस्ट टू एनर्जी परियोजना की स्थापना इसमें समर्थन कर। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो वैश्विक जीवाश्म ईंधन के गठन की बात करेंगे उससे, ठीक है, उससे पहले हमें इस टॉपिक को खत्म समझना पड़ेगा कि मूल्य तौर पर यहाँ पर 3 योजनाएं जो शुरू करी गई उनमें मूल्य तौर पर पहली है वेस्ट टू एनर्जी। इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें पहला आता है मूल्य तौर पर आप कहेंगे कि वेस्ट जैवास्म ईंधन का गठन कैसे किया, इसको लॉन्च कब किया गया, तो G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली 2023 में। संस्थान सदस्य की अगर हम बात करेंगे तो भारत, ब्राजील, यूएसए 3 देश वैश्विक उत्पादन में 85% इथेनॉल की खपत में 81% योगदान दे। सदस्य देश G20 सदस्य, गैर सदस्य देशों तीनों गठबंधन इसमें शामिल हो सकते हैं। वो देश तकनीकी प्रगति सुविधाजनक बनाने, टिकाऊ जीवाश्म ईंधन के उपयोग को तेज करने, मजबूत मानव सेटिंग प्रावधान को आकार देने के माध्यम से जैव ईंधन जैविक उत्पादन में तेजी लाना इसका मूल्य लक्ष्य। बात आती है हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करेंगे, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को देखें तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात,
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे हल्का तत्व है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे हल्का तत्व। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व सभी समान पदार्थों का 15%, लेकिन शुद्ध और मौलिक हाइड्रोजन बहुत कम। हाइड्रोक्सीजन जल बनाने के लिए ऑक्सीजन जैसे यौगिकों के लगभग हमेशा मौजूद रहता। सूर्य सहित तारे मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बनते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम दोनों होते हैं। लाभ की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के दहन से बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, जिससे प्रति इकाई भार में इसकी ऊर्जा सामग्री के कारण इसका महान स्रोत के तौर पर इसको देखा जा सकता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन के प्रकार को अगर हम देखें तो एक है आपका ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन को देखेंगे तो प्राकृतिक से उत्पन्न मीथेन, भाप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस और हाइड्रोजन के विभाजन किया जाता है। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के द्वारा इसको बनाया जाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो उत्पत्ति हाइड्रोजन की उत्पत्ति इकाई ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर किया जाता है। दूसरा है ब्राउन हाइड्रोजन। गैसीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जीवाश्म ईंधन से उत्पादित को कभी कभी एक दूसरे के स्थान पर काला या भूरे हाइड्रोजन के तौर पर जाना जाता है और पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक हानिकारक जो होता है वो आपका ब्राउन हाइड्रोजन। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो वो है आपका ब्लू हाइड्रोजन, जो प्राकृतिक गैस में उत्पन्न मीथेन, भाप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस या हाइड्रोजन में विभाजित हो जाता है। तकनीक की बात करें स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्लस कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज कार्बन हाइड्रोक्साइड और जो एक उप उत्पादक है के भंडार के लिए किया जाता है। जबकि बात करें ग्रीन हाइड्रोजन की, नवीनीकरण बिजली का उपयोग करके जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करता है। तकनीक की बात करें तो जल का इलेक्ट्रोलाइसिस के अंतर्गत मूल तौर पर आता है। दोस्तों ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन मूल तौर पर हमने देखा कि ये इस तरीका था। दोस्तों बात आती है मूल तौर पर कि ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रे हाइड्रोजन जो है प्राकृतिक गैस को, हाइड्रोजन को और ऊर्जा को विभाजित करता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, उत्सर्जित। जबकि ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस को हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहित कर या पुनः उपयोग किया जा सकता है इसका। और ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है नवीनीकरण स्रोत के माध्यम से देखा जाए तो संचालित इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा पानी को हाइड्रोजन में विभाजित करता और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को मूल तौर पर उत्सर्जित ये नहीं करता। बात आती है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे अनुमानित वितरण लक्ष्य जो रखा गया है 2030 तक और कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादकता इसके अंतर्गत रखा गया और 60 से लेकर 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजन क्षमता इसके अंतर्गत रखी। यहां पर 125 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता जिससे ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकता के लिए वितरण नेटवर्क निर्माण का संभव है। कुल प्रावधान जो रखा गया 19,744 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत रखा गया है। 1 लाख करोड़ आयात बचत इसके अंतर्गत आएगी और 50 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन डाई वाष्प उत्सर्जनता को हटाया जा सकता है। 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 8 लाख लोगों को इसमें निवेश करने का अवसर। इसी के तहत अगर हम देखें तो बात आती है ग्रीन हाइड्रोजन के अनुप्रयोग की बात। तो कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के एक जीवाश्म ईंधन के बजाय नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत उपयोग करके अमोनिया के उत्पादक के प्रमुख घटक के रूप में इसको उत्पादक किया जाए।
पावर ईंधन सेल जो पारंपरिक ईंधन ऊर्जा की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होता है और अपशिष्ट में कमी और सतत विकास को यह क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो ईंधन हाइड्रोजन को क्या करता है, अतिरिक्त ईंधन में पुनः अपसारित कर लेता है। दूसरा तरफ से हम देखें तो ऑक्सीजन का वायु से और ऊष्मा का 85% डिग्री टेम्परेचर जल और जीवाश्म के रूप में और वायु प्लस जल वाष्प के रूप में ये प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का अनुप्रयोग किस आधार पर किया जाए। दोस्तों बात आती है मूल तौर पर अगर हम देखेंगे तो बात आएगी HELI और CCS को अगर HELI दक्षता में सुधार और ग्रीन गैस हाउस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए किया, जिसमें कंडेंसर जनरेटर और टर्बाइन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मूल तौर पर मिल कोयला और आपका फ्लू गैस जो होती है। भाई यहाँ पर जो मिल है यहाँ पर जल कोयला के रूप में मूल तौर पर हम देख सकते हैं भाप के फॉर्मेट के रूप में निकलता है और फ्लू गैस के रूप में बनता है डी ऑक्साइड के तौर पर क्रिया करके ईपी और जीपीएफ के तौर में कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर के रूप में निकलकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्साइड के रूप में ये प्रॉपर्टी गैस निकलता है, जिसमें गैस ग्रीन गैस हाउस के उत्सर्जन की कमी के लिए प्रदूषण की कमी होगी, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेटर मैटर के तौर पर इसको देखा जा सकता है। और कार्बन डाइऑक्साइड भंडारण के तौर पर इसको हम देख सकते हैं कार्बन उत्सर्जन की कमी यहां पर उभरती हुई दिखाई देगी, जो आपकी सीसीएस कैटेगरी के अंतर्गत आएगी। मुख्य तौर पर अगर हम देखेंगे तो बात आती है गैस कॉल गैसिफिकेशन प्रक्रिया की मूल बातों को अगर हम समझें तो ये ऑक्सीजन है, कोयला है, जल है। इनके अगर हम बात करें तो चरम स्थिति की बात करें तो दबाव 730 किलो वर्ग सेंटीमीटर के, तापमान देखेंगे तो 725 से लेकर 1225 डिग्री सेंटीग्रेड, अक्षीय अघूर्ण क्षमता और हाइड्रोजन सल्फर डाई गैस के तौर पर इसको देखते हैं। सिन गैस कार्बन और CO और H2 के तौर पर अनुपातित के तौर पर निकलता है और सिन गैस की यहाँ पर क्या करता है, प्रॉपर तरीके से सफाई करता हुआ निकलता हुआ आपको मिलता है। दोस्तों मूल तौर पर अगर हम देखें तो बात आती है कि वार्मिंग गैस की अगर हम बात करें, निम्न कणों के मुक्त की अगर हम बात करें, लघु प्लेट के तौर पर यह निकलता है और ये माध्यमिक अवशेष कणों के द्वारा धनात्मक अवशेष धातु प्लेटों और आकर्षित करता है, जिसके बाद पतला मेंटल सेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से कोरोना स्टड के तौर पर आता है, जो ठोस कणिकाओं के रूप में अति गर्मी गैस कणिकाओं के युक्त के रूप में ये आगे निकलता हुआ आपको दिखाई देता है। मूल तौर पर अगर हम देखेंगे तो बात निकल कर आती है, मूल मुद्दा जो निकलता है एनर्जी कनेक्टिविटी बिल्ड कोड की अगर हम बात, तो यहां पर अगर हम बात करें जागरिक जारीकर्ता की बात करें तो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत दक्षता ब्यूरो के तौर पर देखा जाता है पहली बार जो जारी हुआ था 2007 में, 2017 में अपडेट किया गया, फिर ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के माध्यम से इसको फिर से लागू किया। इसका उद्देश्य देखेंगे तो अनुपालन भवनों से 25 से 50% के बीच ऊर्जा बचत को क्षमता करने के लिए उद्देश्य सॉरी बेटा, वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करना इसका मूल लक्ष्य रखा गया। इसमें मूल तौर पर देखा जाए तो कोड लागू किया गया, इसमें वाणिज्य भवनों जैसे अस्पताल, होटल, स्कूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में जिनका कनेक्टिविटी लोड जो है 100 किलोवाट ये अधिक है, ये अनुबंधन की मांग 120 किलोवाट ये से अधिक है। नोट ये कोड नई इमारतों मौजूदा इमारतों नवीकरण दोनों के लिए मूल तौर पर लागू किया। भवनों की ट्रेंडिंग टैगिंग की गई, अनुपालन वाली इमारतों की दक्षता की अवरोही आरोही क्रम में 3 टैगों से भी एक दिया गया और उत्पत्ति ECVC और ELCVC और प्लस और सुरक्षा के तौर पर इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं इको निकासी समिति की बात करें, संहिता की बात करें, और यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले बात आती है आपकी इको इको निवास संहिता। इको निवास संहिता, इको निवास संहिता की बात करें जो आपका 2021 का, इसमें अगर हम देखेंगे ये आवासीय भवनों के लिए, यह है आवासीय भवनों के लिए
ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड इसके अंतर्गत, जिससे विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू, विद्युत मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, जिसे विद्युत मंत्रालय के द्वारा पूरा तरीके। इसका उद्देश्य रहने वाले लोगों को ऊर्जा की दक्षता का लाभ देने के लिए अपार्टमेंटल और टर्मिनेशन सहित कनेक्टिविटी के निर्माण में डिजाइन के तौर में बढ़ावा देने में फोकस किया। दूसरी बात आती है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे राज्य ऊर्जा दक्ष क्षमता 2021-22 की। यहाँ पर बात करते हैं तो बात बेटा जो आती है वो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था के गठबंधन के सहयोग से विकसित किया गया है। ऊर्जा दक्षता में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वार्षिक प्रगति आकलन करा जाता है। राज्य को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, अग्रणीय, धावक, उपलब्धि, दावेदार और आकांक्षी के तौर पर। सूचकांक के अनुसार इमारतों की ऊर्जा दक्षता और कर्नाटक शीर्ष राज्य के तौर पर, इसके बाद तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब का स्थान आता है। इमारतों में ऊर्जा दक्षता के मामले में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड 5 सबसे खराब रेटिंग वाले राज्यों की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। मूल तौर पर अगर देखें तो मूल मुद्दा जो निकल कर आता है वो आता है अनिवार्य उपकरण कौन से हैं और स्वैच्छिक उपकरण की अगर हम अनिवार्य उपकरण में देखेंगे तो फास्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, डायरेक्ट मूल रेफ्रिजरेटर, डीप फिक्चर्स, रूम एयर कंडीशन अस्थिर गति के तौर पर, रूम एयर कंडीशन फिक्स स्पीड के तौर पर, RAC कैस्ट फ्लोर स्टैंडिंग टॉवर, सीलिंग कॉर्नर AC, लाइट AC फिक्स स्पीड, स्टेशनरी स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिसिटी पावर हीटर, ट्यूबल, LED लैंप, अल्ट्रा हाई टेलीफिनेशन टेलीविजन, कलर टेलीविजन, सीलिंग चिलर्स, ये इस तरीके से अनिवार्य उपकरण के। स्वैच्छिक उपकरण के तौर पर अगर हम देखेंगे तो इनकी लिस्ट बहुत ज्यादा है, जिसमें जनरल पर्पज इंडस्ट्रियल मोटर आ जाएगा, एग्रीकल्चर पंपर सेट आ जाएगा, घरेलू गैस स्टोव आ जाएगा, वॉशिंग मशीन आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, वेलॉस्ट आ जाएगा, ऑफिस ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स इसमें आ जाएंगे, कृषि प्रयोजन के लिए डीजल एवं खनिज संशोधन पंप आ जाएंगे, सॉलिड स्टेट इन्वर्टर आ जाएंगे, डीजल जनरेटर आ जाएगा, माइक्रोवेव आ जाएगा, सोलर वाटर आ जाएगा, एयर कन्वेशन आ जाएगा, हाई एनर्जी बैटरी आ जाएगा, टायर आ जाएगा, साइड बाई साइड मल्टी रेफ्रिजरेटर आ जाएगा, टेबल आ जाएगा, सोलर, ये सभी चीजें मूलतः इसके अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मूल तौर पर देखा जा सकता है ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बात करेंगे गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत की अगर हम बात करें तो सरकार को नामित उपभोग को गैर जीवाश्म स्रोत ऊर्जा की खपत न्यूनतम हिस्सा पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है। कार्बन क्रेडिट की बात करें तो संशोधन अधिनियम केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेड स्कीम निर्दिष्ट करना अधिकार देता है। पंजीकरण संस्थाओं की बात करें तो कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट खरीदने या बेचने की हकदार होगी, और केंद्र सरकार मूल तौर पर अगर हम देखेंगे तो कोई अधिकृत एजेंसी योजना के पंजीकरण और शिकायत करने वाली संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया गया, उद्योगों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान कर। आवासीय भवनों के उपयोग प्रयोजन की बात, टिकाऊ आवास को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संरक्षण मानकों के तहत बड़े आवासीय भवनों को इसमें शामिल किया गया। इस संस्थानों में पहले केवल बड़े उद्योग उनकी इमारतें अधिनियम और दायरे में शामिल किए गए। देश के भीतर ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि का गठन इसके अंतर्गत किया गया। तो दोस्तों ये था आपका आज का टॉपिक। मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लेकिन जाते जाते जरा इन प्रश्नों के आंसर देते जाइए। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? अति चराई के द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन के द्वारा,
वनारोपण के द्वारा पक्षी संख्याओं में वृद्धि करके। तो एक क्वेश्चन है, लिख के दिखाएंगे जरा कि मृदा निर्माण का विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर विस्तार से चर्चा करें। तो मैं आशा करूंगा कि इन्वायरमेंट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, सभी कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल बेहतर हो गए होंगे। तो मैं जल्दी आता हूं नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों आपको मेरी तरफ से नमस्कार।